गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। इसके पहले जो पीरियड हुआ था हमारा, उसमें हमने जो केमिकल इक्वेशन है उसको लिखने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करना है वो पढ़े थे, बराबर है। व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको हम केमिकल इक्वेशन के, है ना, कि इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन हम उसको लिखते हैं, है ना। पहले जैसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते थे एंड लेटर ऑन फिर केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते थे, बराबर है। ये हमने पढ़ा है। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कुछ रूल्स है, वो हमने हमारे जो प्रीवियस पीरियड हुआ हमारा वहाँ पे हमने स्टडी की है, राइट। उसके बाद हमने फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हमारे इसके पहले के पीरियड में स्टडी की है, ओके। अब केमिकल इक्वेशन लिखते समय केमिकल इक्वेशन को मतलब बैलेंस, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मतलब केमिकल इक्वेशन लिखते समय आपको वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के जो पीरियड में हम पढ़ने वाले कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है ना। वो अनबैलेंस होगा तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, ये हम आज के पीरियड में स्टडी करने वाले हैं, बराबर है। बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वी गो थ्रू वन एक्टिविटी, ओके। तो एक एक्टिविटी हमें स्टडी करना है, बराबर है। तो एक्टिविटी देखो स्क्रीन पे, क्या एक्टिविटी है एक्चुअली। सो फॉर दैट एक्टिविटी वी रिक्वायर्ड सम एपरेटस, है ना। उस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ एपरेटस चाहिए। आप देखते हो टेस्ट ट्यूब, देन कोनिकल फ्लास्क, बैलेंस एंड द बीकर। तो इस एक्टिविटी के लिए कौन से एपरेटस हमें चाहिए बेटा, टेस्ट ट्यूब आप जानते हो, उसके बाद कोनिकल फ्लास्क, देन बैलेंस एंड देन दिस इज द बीकर, यू नो। सो दीज आर द एपरेटस वी रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी। देन सेकंड थिंग इज दैट वी रिक्वायर्ड सम केमिकल्स टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन चाहिए बेटा, इसका फार्मूला है बेटा NaCl। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, है ना, सेकंड वन इज द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। AgNO3 से हम उसका फार्मूला लिखते हैं, क्या फार्मूला उसका, AgNO3। ये दो सॉल्यूशन हमें इस एक्टिविटी के लिए चाहिए। सो लेट्स सी हाउ टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करते देखो अभी आप। उसके लिए हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना पड़ेगा, राइट। कोनिकल फ्लास्क में हमें कौन सा सॉल्यूशन लिया बेटा, सोडियम क्लोराइड, ओके। एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन लेना है आपको, सिल्वर नाइट्रेट, ओके। तो बेटा कोनिकल फ्लास्क में हमें सोडियम क्लोराइड लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट। आफ्टर दैट ये जो टेस्ट ट्यूब है, बराबर है, जिसमें हमने क्या लिया बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब को थ्रेड से क्या करना है, टाई करना है ना। ये इसका जो ऊपर का एंड है उसको थ्रेड से क्या करना है बेटा, टाई करना है, ओके। सो यू विल सी दैट हाउ वी कैन टाई दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड पुट दिस टेस्ट ट्यूब इन दिस व्हाट, कोनिकल फ्लास्क। क्या करना है हमने सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क लिया था, उसमें NaCl लिया, मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया। फिर ये टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब में हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया था। फिर टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसको हमने एक थ्रेड से टाई किया था और विद द हेल्प ऑफ दैट थ्रेड वी पुट दैट टेस्ट ट्यूब इन दिस कोनिकल फ्लास्क इन दिस मैनर, बराबर है। मतलब इसका सॉल्यूशन इसमें है और इसका सॉल्यूशन इसमें ही है। तो ये हो गया बेटा सेटअप तुम्हारा एक्टिविटी का। नाउ व्हाट वी शुड डू, सो नाउ look at this type of arrangement you have to do. Now what we should put the rubber cork, है ना, इसको टाइटली फिटेड किया है रबर कॉर्क से, मतलब ये पूरा पैक हो गया, ओके। आफ्टर दैट what take a balance, this is the balance, and weigh this conical flask along with the test tube which having the solutions of sodium chloride and the silver nitrate, ओके। इस पैटर्न में आपको क्या करना है, वे करना है। ये कोनिकल फ्लास्क along with this test tube you should weigh on the balance. So what is the weight of that particular apparatus? It's 300.23 ग्राम। कितना वेट आया बेटा, 300.23 ग्राम। ये ध्यान में रखो आप, कितना वेट आया इस सेटअप का, 300.23 ग्राम। नाउ in the next case what we should do, so look at the weight, राइट। अब क्या करना है बेटा, ये जो कोनिकल फ्लास्क है अब इसको क्या करना है, टिल्ट करना है, बराबर है। देखो टिल्ट कैसे किया जाता है, ओके। तो जैसे ही आप इसको टिल्ट करोगे क्या होगा, व्हाट हैपन,
when you tilt this conical flask, what will happen? The solution in the test tube is mixed with the solution in the conical flask. कोनिकल फ्लास्क में हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो किसके साथ मिक्स होगा बेटा? ये कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन था वो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन उसमें टिल्ट करने के बाद टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन भी उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब कोनिकल फ्लास्क में हमें NaCl लिया था, अब इसमें क्या है? AgNO3 है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट है। अब टिल्ट करने के वजह से वो दोनों सॉल्यूशन क्या हो गए? मिक्स हो गए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस? यस, यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज सम चेंजेस। मीन्स कौन से चेंजेस ऑब्जर्व हुए हैं? द रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होगी कि दो सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद उन दोनों में क्या होगी बेटा? रिएक्शन होगी। बराबर है? मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हेन दे मिक्स विथ ईच अदर देन द रिएक्शन हैज बीन टेक्स प्लेस। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। और कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हुए? सिल्वर क्लोराइड, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, और साथ में दूसरा बाय प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हुआ? सोडियम नाइट्रेट। मतलब रिएक्शन होने के बाद एक सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हुआ और साथ में सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। ओके, नाउ अब क्या करना है बेटा आपको कि सेम, मतलब ये दोनों रिएक्शन होने के बाद अब ये आफ्टर रिएक्शन होने के बाद ये जो सॉल्यूशन है, मतलब जो नए प्रोडक्ट फॉर्म हुए along with this test tube and the conical flask, you should wait. What do you observe? पहले का वेट आपने लिखा था, मतलब जब सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में था और कोनिकल फ्लास्क में डिफरेंट सॉल्यूशन थे, उसके बाद टिल्ट करने के बाद दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो गए और नए प्रोडक्ट रिएक्शन होके क्या हो गए? फॉर्म हो गए। अब वो सॉल्यूशन आपको क्या करना है बेटा? वेट करना है। What do you observe? तो बेटा क्या ऑब्जर्व होगा कि जो वेट, मतलब ये आफ्टर द रिएक्शन द वेट वी ऑब्जर्व दैट इज द 300.23 ग्राम, है ना? मतलब पहले जो वेट था वो कितना था? 300.23 ग्राम। सेम वेट आपको यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऑब्जर्व हो रहा है। मतलब आफ्टर रिएक्शन, है ना? वेट बिफोर रिएक्शन एंड वेट आफ्टर रिएक्शन इज सेम, इज फाउंड टू बी सेम। सो व्हाट इट मीन? You will see that both the weights before reaction and after reaction will be same. So what do you conclude from this? इससे हम क्या conclude कर सकते हैं? चलो ये एक्टिविटी वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे पहले वो देखेंगे बिफोर कंक्लूजन, राइट? तो ये वर्ड इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, है ना, इज रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड, देन silver chloride, white precipitate of the silver chloride and sodium nitrate will be formed. This is the word equation. word equation के बारे में भी हमने पढ़ा है ना? word equation पहले जो केमिकल रिएक्शंस है वो word equation के फॉर्मेट में लिखी जाती थी। later on word equation के बाद केमिकल इक्वेशन आया। केमिकल इक्वेशन में हम जो भी केमिकल्स है, जो भी कंपाउंड्स है, उनके नाम, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले या सिंबल से क्या करते हैं? डिनोट करते, राइट? तो ये वर्ड इक्वेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी रिएक्शन हुई है। अब बेटा ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसकी यूजेस क्या है? बराबर है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट? सो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो जनरली वोटिंग इंक, है ना? आप वोटिंग, है ना, आप तो नहीं करते हो, लेकिन जो वोटिंग के लिए आफ्टर 18th यू विल मेक द वोटिंग, है ना? आप जैसे आप 18 साल के हो जाओगे तब आपको वोटिंग करना है, बराबर है? तो वोटिंग करते समय बेटा जो इंक यूज़ की जाती है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन वहाँ पे यूज़ किया जाता है उसी इंक के लिए। ओके, दूसरा यूज़ है, ये देख सकते हो आप, दीज आर द यूजेस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। देन सिल्वर एसिटिलाइड, देन सिल्वर एजाइड। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। ओके, देन फोटोग्राफी के लिए, डाइज बनाने के लिए भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का जो है यूज़ है, ये सभी चीज़ों में या सभी पर्टिकुलर थिंग्स में हम करते हैं, बराबर है? नाउ बेटा रिएक्शन मतलब कैसे बैलेंस किया जाता है? हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन? बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन कैसे बोलेंगे? जैसे कि हमने ये प्रीवियस एक्टिविटी स्टडी की थी। प्रीवियस एक्टिविटी में silver nitrate is react with the sodium chloride and we get the product of the
सिल्वर क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट एंड अनदर प्रोडक्ट इज द सोडियम नाइट्रेट, है ना। ये प्रोडक्ट हमें मिले थे इसके पहले, जो अभी रिसेंटली हमने जो एक्टिविटी स्टडी की है बेटा, तो ये केमिकल इक्वेशन है उस एक्टिविटी का। अब आप देख सकते हो कि ये जो है सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा NaCl जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, दीज आर द रिएक्टेंट्स, है ना। रिएक्टेंट मतलब है ना जो इनिशियल कंपाउंड होते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, हमने पढ़ा है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड और ये सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। मतलब ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, बराबर है। अब रूल्स क्या है कि क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस, सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है ये चेक करना है। अब ये चेक कैसे करते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट्स है या जितने कंपाउंड्स है, उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स हमें प्रोडक्ट साइड में भी उन एलिमेंट के चाहिए, तब जाके वो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस होता है। इफ दिस इज नॉट फाउंड इन द केमिकल इक्वेशन, देन वी मे से दैट केमिकल इक्वेशन इज अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बराबर है। अब देखो बेटा, ये इक्वेशन हम स्टडी करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि AgNO3 मतलब ये सिल्वर, ये पूरा के पूरा ग्रुप 1, ये पूरा के पूरा ग्रुप 1, यहाँ पे भी ये पूरा के पूरा ग्रुप 1 है, बराबर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, है ना। ये बैलेंस इक्वेशन, ये कैसे इक्वेशन है बेटा, बैलेंस, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट के जितने एटम्स है, सेम एटम्स आर फाउंड इन द प्रोडक्ट साइड, है ना। मतलब प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही उन एलिमेंट के क्या है बेटा, एटम्स है। इसलिए ऐसा जो इक्वेशन है उसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। इसको ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस इक्वेशन। अंडरस्टैंड नाउ, सी दैट इफ द नंबर ऑफ एटम्स, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करके बताया, so if the number of atoms of each element is not the same on the two sides of an equation, then it is called the unbalanced equation। मैंने बैलेंस इक्वेशन आपको क्या होता है बताया कि बैलेंस इक्वेशन मतलब कि दोनों साइड में एक रिएक्टेंट साइड रहेंगी और दूसरी कौन सी साइड रहेगी बेटा, प्रोडक्ट साइड रहेगी। दोनों साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स है, हर एक एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स है ना, वो यदि सेम रहते हैं तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन दोनों साइड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के या एटम यदि सेम नहीं रहते तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, अनबैलेंस इक्वेशन। मतलब कोई भी एलिमेंट, चलो एक सिंगल एलिमेंट है ना, उसके एटम इस साइड में 2 है और इस साइड में कितने हैं बेटा, 3 है, तो वो जो पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन है वो है बेटा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करेंगे दैट इज द ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सी मेथड यूज करते हैं हम, ट्रायल एंड एरर मेथड, वो हम अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो विल सी दैट स्क्रीन ऑन द स्क्रीन। सो व्हाट टाइप ऑफ, दिस इज द अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन किसे बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो एक्चुअली ये क्या शोज करता है, जैसे मैंने बोला है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर है उतने नंबर ऑफ एटम्स इधर चाहिए, तब जाके वो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस होता है। आप देख सकते हो कि, और दूसरी तरीके से हम देखो कि टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द ईच ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट है उन एलिमेंट का जितना टोटल मास है, सेम टोटल मास यदि कहाँ पे रहता है बेटा, मतलब प्रोडक्ट साइड के मास में भी रहता है। मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर कंजर्व। इसको ही बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। इस एक्टिविटी में हमने स्टडी किया है कि ये दोनों का मतलब बिफोर रिएक्शन हमने वेट लिया था, वो भी 300.23 ग्राम हमें मिला था, और रिएक्शन होने के बाद भी हमने जो वेट मिला था वो भी सेम 300.23 मिला था। तो ये एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे जो मास है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। right, this is called the law of conservation of the mass. Okay, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास बराबर है।
दोनों साइड में जो भी मास है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो इसमें सेम रहता है। अब एग्जैक्टली हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन वी गो थ्रू सम स्टेप्स, राइट। हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, बराबर। ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड करते समय, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तो ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड हमें यूज़ करना है, लेकिन वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। सो व्हाट आर दैट स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन? लेट्स सी। आप देख सकते हो स्क्रीन में, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि स्टेप 1, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। जो भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन रहेंगी, है ना, जो पर्टिकुलर गिवन केमिकल रिएक्शन रहेगी, सबसे पहले उसका केमिकल इक्वेशन क्या करना है, लिखना है आपको। ये पहली स्टेप बहुत आसान है। मतलब केमिकल रिएक्शन की है ना, केमिकल रिएक्शन का क्या लिखना है बेटा आपको पहले स्टेप में, केमिकल इक्वेशन, राइट। देन सेकंड स्टेप में क्या करना है कि कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन की टू टाइप्स कौन सी रहती है? इक्वेशन की दो टाइप्स, एक साइड को रिएक्टेंट साइड बोलते और दूसरे साइड को हम प्रोडक्ट साइड बोलते, बराबर है। अब दोनों साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितने एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जितने एटम है उनको क्या करना है, कंपेयर करना है ना, बराबर है। और ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि आपको बैलेंसिंग स्टार्ट करना है। स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड व्हिच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मतलब आपको बैलेंसिंग करना है, ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड से आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करते समय आपके केमिकल रिएक्शन में ऐसा कंपाउंड आपको चूज करना है कि जो है ना, वो सबसे बड़ा कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। समझ में आया क्या? मतलब आपके केमिकल इक्वेशन में सबसे ज्यादा एटम्स किस कंपाउंड के हैं, उसको आपको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है, बराबर। उसके बाद मोर ओवर इट इज कन्वीनियंट टू फर्स्ट कंसिडर दैट एलिमेंट इन दिस कंपाउंड व्हिच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम। चलो, तीसरी स्टेप्स क्या है बेटा कि तीसरे स्टेप में ऐसे बोला गया है कि आपको बैलेंसिंग करने के लिए आपके केमिकल इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा एटम रहने वाला जो कंपाउंड है वो आपको चूज़ करना है ना। सबसे ज़्यादा एटम जिस कंपाउंड में है उसको आपको क्या करना है, बैलेंसिंग के लिए चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद अब वो जो आपने समझो सबसे ज़्यादा एटम एक पर्टिकुलर कंपाउंड में है, उसको आपने सिलेक्ट किया, तो उसमें से सबसे पहले कौन से एलिमेंट को बैलेंस करना है, जिसके दोनों साइड में अनइक्वल एटम है। अंडरस्टैंड, बराबर है कि नहीं? मतलब चलो, आपने एक आदि कंपाउंड सिलेक्ट कर दिया, वो आपके केमिकल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा उसमें क्या है बेटा, एटम्स है। लेकिन उसके बाद उस पर्टिकुलर कंपाउंड में तो एक या दो है ना, एक से ज़्यादा भी एलिमेंट रह सकते। कंपाउंड आप बोलते हो तो वो एक दो तीन ऐसे एलिमेंट रह सकते हैं। तो उसमें से कौन से एलिमेंट को आपको बैलेंस करने के लिए चूज़ करना है बेटा, कि जिसके एटम्स दोनों साइड में क्या है, अनइक्वल है। मतलब रिएक्टेंट साइड में 2 है और इधर 4 है ना। तो वैसे ही एलिमेंट को आपको शुरू में क्या करना है बेटा, बैलेंस करने के लिए यूज़ करना है। तो इस तरह से यहाँ से फिर आप ट्रायल एंड एरर बेस्ड, चलो एक स्टेप ये हो, एक ही इसमें होता है तो ठीक है, आप बैलेंस करना शुरू कर दो और आपका डायरेक्टली इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। फिर फाइनल स्टेप है कि राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। चौथे स्टेप में आपको पूरा बैलेंस हो गया है ना साहब, तो आपको वो केमिकल इक्वेशन क्या करना है बेटा, आपको राइट करना है। ओके, तो ये होगी स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली हम एग्जाम्पल देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है। ओके, सो कौन से मेथड हमें अडॉप्ट करनी है बेटा, जैसे कि मैंने बोला है आपको कि ट्रायल और एरर बेस्ड मेथड है ना। विच मेथड वी हैव टू अडॉप्ट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इट इज द ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड। ओके, सो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि रिएक्शन बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बन। अब ये रिएक्शन हमें स्टडी करना है सो एज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो हमें स्टेप अभी मैंने बताई है आपको कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए अब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, कार्बन के साथ, बराबर है। देखो एक्चुअली हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन। स्टेप 1 क्या रहेगी बेटा आपकी,
कि राइट द केमिकल, है ना, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन और पर्टिकुलर रिएक्शन, है ना। स्टेप 1, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन है उसका पहले आपको क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is react with the carbon, what product we get, CO2, SO2 and the water. Sulfuric acid is react with the carbon, then it form carbon dioxide, sulfur dioxide and the water. तो ये बेटा केमिकल इक्वेशन, पहले स्टेप में हमें उस केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिख लिया। ओके, नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है, compare the number of atom of the various elements present on two sides of the equations। सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब ये बेटा आपका केमिकल इक्वेशन है, अब कौन बताएगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। यस, आपको पता है इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है ना। तो बेटा रिएक्टेंट कौन से है, यस, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन, ये क्या है बेटा, तुम्हारे रिएक्टेंट्स हैं, राइट। और प्रोडक्ट कौन से है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन, है ना। इस केमिकल इक्वेशन में ये बेटा क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ओके, अब उसके बाद ओके, तो बेटा ये आपको अभी इसमें क्या करना है कि ये रिएक्शन है, राइट, कंपेयर करना है ये रिएक्टेंट साइड और दिस इज द प्रोडक्ट साइड, बराबर है। रिएक्टेंट साइड में देखो आपको जो एलिमेंट्स है वो कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड में भी सेम एलिमेंट्स है, राइट, प्रोडक्ट साइड में भी सेम एलिमेंट है। ओके, तो ये मतलब कार्बन, सल्फर और हाइड्रोजन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मतलब ऑलरेडी क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, तब जाके वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। सबसे पहले तो स्टेप 2 में हमें ये एलिमेंट के एटम क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कार्बन से। तो एलिमेंट कार्बन, रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने, जैसे लेफ्ट साइड है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट 1, ओके, और इस साइड में भी कार्बन आप देख सकते हो 1। उसके बाद सल्फर देखो, सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1, एक ही एटम है सल्फर का, और यहाँ पे भी सल्फर का एक एटम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में भी, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट साइड में कितने बेटा, 2 है, और प्रोडक्ट साइड में भी कितने, 2। आप देख सकते हो हाईलाइट करके दिया स्क्रीन पे, देखो हाईलाइट करके, यस 2 है ना, 2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये 2 मतलब हाइड्रोजन की भी एटम्स कितने सेम है ऑन द बोथ साइड। अब आप लास्टली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस साइड में देखो कितने, रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में कितने बेटा, प्रोडक्ट साइड में 5, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 मतलब कैलकुलेट करना है, राइट, ये 2 4 और ये 1 5, मतलब प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है 5 और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं बेटा 4। अब आप देख सकते हो कि इसमें इफ यू ऑब्जर्व दिस चार्ट, व्हाट यू ऑब्जर्व, कार्बन, सल्फर और हाइड्रोजन, इनके जो ये जो एलिमेंट्स है इनके एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में 5 है। तो ये इसके वजह से ये जो केमिकल इक्वेशन ये क्या है बेटा, अनबैलेंस है, बराबर है ना। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। सो स्टेप 3, हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, फॉर दैट वी शुड परफॉर्म द स्टेप 3। सो यू विल सी दैट what we should do in a step 3. स्टार्ट द बैलेंसिंग इक्वेशन, मैंने ऑलरेडी स्टेप्स आपको बताई है, राइट। स्टार्ट द बैलेंसिंग इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब इस केमिकल रिएक्शन में ऐसा कंपाउंड आपको ढूंढना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे, है ना। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स है, आप देख सकते हो ये पूरा इक्वेशन आप एक बार देख लो, तो सबसे ज़्यादा तो आपको यहीं पे दिखते हैं, मतलब हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 3 और ऑक्सीजन के कितने बेटा 4, मतलब 7 एटम्स है इस कंपाउंड में। तो आप सबसे पहले किसको चूज़ करोगे, आप इक्वेशन बैलेंस करने के लिए H2SO4 को चूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू द रूल। व्हाई यू हैव चूज द सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4, बिकॉज इट कंटेन
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट, अब उसके बाद आपने चलो सल्फ्यूरिक एसिड को या H2SO4 चूज कर लिया, किसके लिए, बैलेंस करने के लिए। लेकिन उसमें से सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आपको चूज करना पड़ेगा कि जिसमें अनइक्वल नंबर है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, जिसमें अनइक्वल एटम्स है, वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है कि जो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 5 है। मतलब आप किसको बैलेंस करने जाओगे, फर्स्टली यू शुड बैलेंस द ऑक्सीजन बिकॉज इट हैज़ अ अनइक्वल एटम इन बोथ द साइड। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो कैसे अनइक्वल है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। ओके, अब आप देख सकते हो कि बैलेंस करते समय जैसे कि आपने बोला कि H2SO4 हमने चूज़ किया, फिर उसमें से ऑक्सीजन जो अनइक्वल एटम्स है उसमें वो हमने सिलेक्ट किया, राइट। अब इसको बैलेंस करना है आपको, मतलब ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अब इस साइड में ऑक्सीजन 4 है और इस साइड में ऑक्सीजन कितने, मतलब इस साइड में मतलब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 5 है। अब रिएक्शन बैलेंस करते समय एक केयर आपको लेनी है कि जो बेसिकली जो कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले डिस्टर्ब नहीं करना है ना। मतलब यू हैव टू यूज द ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड, है कि नहीं। आपको एक कंपोनेंट ऐड करना है, उसमें कुछ कंपोनेंट लगा के उस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। लेकिन व्हाट केयर यू शुड टेक केयर दैट देयर इज नो चेंज इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। अब समझिए इस ऑक्सीजन को आपको इसको मतलब इस साइड में 4 है और इस साइड में 5 है ना। तो 5 कैसे करें आप, यहाँ पे आपको 5 करना पॉसिबल है क्या, है ना। कोई भी चलो 1 रख दिया तो 4, 2 हमने 2 प्लेस किया। सबसे पहले ट्रायल एंड एरर बेस, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, हम यहाँ पे 1 पुट करते तो 1 × 1 मतलब 4 हो जाएगा, इधर 5। फिर उसके बाद सेकंड 2 ट्राई करो, यहाँ पे हमने 2 किया, राइट। तो ये 2 करने से होता है क्या, बैलेंस। फिर यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। 2 किया तो यहाँ पे 8 होते हैं, फिर इस साइड में 5, तो इस साइड में 5 है तो इस साइड में 8 कर सकते हैं क्या, ऑक्सीजन, है ना। तो देखो कैसे बैलेंस करते हैं हम केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हो स्क्रीन पे केमिकल इक्वेशन आपको दिखाया है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है वो भी आपको दिखाई है, और स्पेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड हमने चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू द स्टेप 3 रूल्स गिवन इन द स्टेप 3। ओके, तो ये इस तरह से हम बैलेंस नहीं कर सकते, मतलब चलो, है ना। 2 मतलब इसको 4 नहीं कर सकते, इसको S2 नहीं कर सकते, इसको O8 नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड है उसका कोई भी फार्मूला आपको चेंज करना नहीं है। तो दिस इज मतलब इस टाइप से हमें नहीं करना है। ओके, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। उसके बाद पर्टिकुलरली ऑक्सीजन आपको बैलेंस करना है, तो क्या करना होगा आपको, आप देख सकते हो, है ना। यहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, इस साइड में ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, मतलब प्रोडक्ट साइड में ये SO2, मतलब तीनों इसमें क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, बराबर है। अब आपको यहाँ पे 2 किए तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4, है ना। 2 × 4 8। अब इस साइड में 8 करना है तो ये ऑलरेडी 2 है। अब यहाँ पे हमने 2 लगा दिए तो ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 2, मतलब 8 हो जाएगा ऑलरेडी, आप देख सकते हो। ओके, तो ये अब हमने क्या किया कि ये जो ऑक्सीजन है इसको हमने क्या किया बेटा, बैलेंस करने की कोशिश की है। यहाँ पे जैसे मैंने 2 फैक्टर अटैच किया, ये 2 फैक्टर अटैच किया तो ये ऑक्सीजन कितने हो गए। अब यहाँ पे मैं 2 अटैच, यहाँ पे 2 हम लिखते हैं तो ये 2 इसको भी अप्लीकेबल है, इसको भी अप्लीकेबल है और इसको भी अप्लीकेबल है। हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का सोचेंगे, तो ये 4 × 2 मतलब 8, है ना। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड में, 8। अब प्रोडक्ट साइड में आपको ऑक्सीजन 8 करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 और यहाँ पे 2 किए तो ये 2 और 2 4, है ना, 6, और यहाँ पे 2 हमने अटैच किए तो ये 8, मतलब प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। तो इस तरह से बेटा ये बैलेंसिंग आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, राइट। ओके, तो ऑक्सीजन दोनों साइड में अभी 8 हो गए। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे है ना प्लेस किया, यहाँ पे भी मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे भी ये 2 फैक्टर लगा दिया।
अब ये फैक्टर यहाँ पे लगाने की हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लगा दिया, लेकिन ये फैक्टर इसको भी एप्लीकेबल होगा ना, ये हाइड्रोजन को भी एप्लीकेबल होगा, सल्फर को भी एप्लीकेबल होगा। मतलब आपका केमिकल रिएक्शन जो बेसिकली जो आपने ये चेक किए थे ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे ना। तो और एक बार आपको क्या करना है, वो भी काउंट करना है ना, पूरे मतलब सभी एटम्स क्या करना है, ये नए हिसाब से क्या करना है, काउंट करना है। ओके, सो यू शुड काउंट कार्बन कितने हैं, और एक बार ये 2 फैक्टर लगाने के बाद आपको हर एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के क्या करना है बेटा, काउंट करना है। तो जैसे कि कार्बन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है। ओके, आप देख सकते हो है ना, और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। सल्फर रिएक्टेंट साइड में अभी 2 और यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन 4, राइट, ऑक्सीजन 8। तो इस तरह से बेटा सभी एलिमेंट के एटम्स क्या है, दोनों साइड में सेम है। मतलब अब ये रिएक्शन, मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है कि नहीं। चलो, ऑल द एटम्स फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। सो अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि दिस इज द केमिकल इक्वेशन और दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, राइट, दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, राइट। देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस है। दिस इज कॉल्ड एज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दिस है ना। तो स्टेप 4 में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि है ना, स्टेप 4 में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, इन दिस वे स्टेप बाय स्टेप अ बैलेंस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड from the unbalanced equation by applying a proper factor to the appropriate reactant and the product so as to balance the equation, right। तो इस तरह से बेटा स्टेप बाय स्टेप बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्व होता है ना, ऑब्टेन्ड होता है किससे, फ्रॉम द अनबैलेंस इक्वेशन बाय अप्लाइंग अ प्रॉपर फैक्टर टू द एप्रोप्रिएट रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो ये 4 स्टेप्स क्या करना है, आपको फॉलो करना है सो एज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, राइट। तो ये बेटा एक एग्जांपल हो गया कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपकी किताब में और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, है ना, कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए और भी एग्जांपल्स आपकी किताब में दिए। तो आप सेम मेथड अडॉप्ट करके या सेम स्टेप्स फॉलो करके वो केमिकल इक्वेशन भी आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। यू शुड you should use this trial and error based method. You should apply these steps, you should follow these steps so as to balance the chemical equation. तो आपकी किताब में जितने भी chemical equations दिए हैं उसको आप घर में बैलेंस करके देखो। Okay, so that is all about to balance the chemical equation. Thank you.